ओके स्तुति, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। एकदम से क्लियर आ रही है ना आवाज? हाँ मैम। लेट अस स्टार्ट देन। तो कल हमने डीएनए के बारे में बात की थी। ओके, डीएनए के बारे में हमने क्या बात की थी, याद है तुम्हें? क्या बात की थी, जस्ट रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। हाँ मैम, हमने उसकी लेंथ और बेस पेयर्स के बारे में बात की थी ओके और सो उनके बीच में बॉन्ड्स। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, है ना? बेस्ड ऑन दैट एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जस्ट ट्राई टू आंसर। ओके, सपोज डीएनए लेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, 4000 एंगस्ट्रॉम डीएनए का लेंथ है, ऐसे लग रहा है तो लिख के रखो। और तो इसके अंदर आपको पेयर बतानी है, नाइट्रोजन बेस कितनी होगी, नाइट्रोजन बेस की पेयर कितनी होगी। 4000 एंगस्ट्रॉम डीएनए की लेंथ है, बता सकती हूँ आंसर? हेलो स्तुति, आर यू देयर? बता सकते? यस मैम, हम गए। ओके, आर यू ट्राइंग? यस मैम। ओके ओके, मैम 8000 because one will be 4, so 4000 into ओके 1 into 4 क्यों किया? मैंने क्या क्वेश्चन किया है पता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, ये डीएनए की लेंथ है ना, ये डीएनए की लेंथ है 4000। हाँ। ओके, तो आपको ये बताना है इसके अंदर डीएनए बेस पेयर जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर, वो कितने होते हैं। हमने ये सीखा था 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ का अगर डीएनए है, हाँ, दैट इज वन हेलिकल। एक तो हेलिकल अगर है इसके अंदर, 0.34 डिस्टेंस होता है दोनों हाँ बेस पेयर के हाँ, बीच। लेकिन 34 अगर एंगस्ट्रॉम है तो उसके अंदर 10 बेस पेयर होती थी, कल जैसे हमने सीखा था। हाँ, इतने में 10 होती है, तो आपको बताना है 4000 एंगस्ट्रॉम अगर लेंथ है तो उसमें कितनी बेस पेयर होंगी। समझ रही हो क्वेश्चन? 8000 यस का मैम। आंसर नहीं आएगा, ठीक है? ट्राई ट्राई करो। मेन चीज यहाँ पे है ना, यही है कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए ना। ऐसे हम अगर सीखेंगे ऐसे ही डायरेक्टली तो ऐसे नहीं होगा, हमें उसे अप्लाई करके उसे सीखना है। जैसे हिंट दे दिया है मैंने, देखो ऐसा ही बोल दिया कि 34 एंगस्ट्रॉम अगर है तो इसके अंदर 10 बेस पेयर होती है। अब तुम्हें यही देखना है कि 4000 अगर एंगस्ट्रॉम है तो उसके अंदर कितने होंगे बेस पेयर, यही एक क्वेश्चन बस। मैम, तो आंसर तो पॉइंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है आंसर? आंसर पॉइंट में आ रहा है। नहीं आएगा, देखो। अगर पॉइंट में आ रहा है तो ये तो हमने सिर्फ सीखने के लिए किया है, लेकिन अब तुम्हें मेथड पता होनी चाहिए कि कैसे आ रहा है। वैसे आएगा हाँ नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा नहीं। ट्राई करो, क्या आ रहा, आ क्या रहा है आंसर? मैम, आप एक बार बता सकते हो? मैं थोड़ा, आई गेस ओके, मैंने कैलकुलेट।
ओके अब कोई नहीं, तो फिर 40,000 डिवाइड बाय 34 तो पॉइंट में आ रहा है मैम अच्छा आंसर। अच्छा, हाँ तो पॉइंट में भी मीन्स पॉइंट में वैसे ओरिजिनली नहीं आता, लेकिन अभी तो मैंने ऐसे ही तुम्हें एक डेटा दिया कि चलो इसका करके। 1176.47 आ रहा है। यस, तो सही है, तो तुमने सही किया है, क्योंकि कैलकुलेशन मेथड जो है ना वो राइट है। और जब एग्जाम में देते हैं ना तो वो कैलकुलेशन करके, यानी पॉइंट में आंसर ना हो, इसी तरह से देंगे आपको। लेकिन आपको ये मेथड पता होनी चाहिए कि कौन सी मेथड से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ कैसी मेथड है, क्या है? ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन और, मान हाँ लीजिए 4000 बेस पेयर वाला डीएनए है, 4000 बेस पेयर वाला डीएनए है आपके पास। ओके, और इसके अंदर अगर एडेनाइन जो है ना वो 20% है, एडेनाइन जो है वो 20% है। ओके, आपको उसके अंदर के साइटोसिन फाइंड करने हैं, कितने होंगे? साइटोसिन कितने होंगे वो आपको फाइंड करना है। मैम नंबर वाइज बोलना है। हाँ हाँ, नंबर वाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। मैम 1200 वन टू, 00। अच्छा, अगेन दैट इज योर मिस्टेक। देखो मैम कैसे यहाँ पे, 20% एडेनाइन है तो 20% थाइमीन होगा, हाँ हाँ, तो मीन्स 60% बचा। 20 मीन्स 60 बचा ना। हाँ तो 30% ऑफ 4000। ओके, 4000 का नहीं, यहाँ पर ये बेस पेयर है, सुनो, ये बेस पेयर है, दैट मीन्स टोटल बेस विल बी 8000। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये मल्टीप्लाई नाइट्रोजन करके। बेस है, ये हाँ नाइट्रोजन बेस है ना, तो आमने जी। सामने तो कोई हाँ भी हो सकता है, तो ये बेस जब दी गई है ना, बेस जैसे दिया है, देखो देव तरीके से दे सकते हैं आपको 4000 बेस, तब कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। सॉरी अगर मैम, दिया, तो 2400 आएगा। यस यस, सिर्फ आप तुम्हें डबल करना था सिर्फ, क्योंकि डिवाइड नहीं किया था हाँ तो इसलिए। तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। यस तो मैम। ऐसे क्वेश्चन खुद से भी थोड़े से बना के ट्राई किया करो, तो एक मेथड दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। तो ये काफी इजी टॉपिक है, इतना टफ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज याद रखनी है बस। ए के सामने क्या आएगा? टी। जी के सामने क्या आएगा? सी, दैट्स इट। ओके, तो ये बस इतना आपको पता है, और दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, बस इतना ही याद रखो, तो योर कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर। ओके, तो बस इतना ही करना है। नाउ अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सी, अगर हम डीएनए को, अगर उसका जो थ्रेड है उसे अगर हम स्ट्रेट करके दिखाओ ना, तो ये यहाँ पर इतना बड़ा हो सकता है, देखो स्क्रीन के ऊपर ऐसे 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 ऐसे, कितना भी बड़ा मैं ड्रॉ करती जाओ करती जाओ करती जाओ, इतना बड़ा थ्रेड है ये डीएनए का। और सेल जो है ना जिसके अंदर ये है, ये सेल तो इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप में देखने से दिख रहा है। देखो इतना छोटा सेल यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया, और इतने अंदर इसके अंदर इतना बड़ा डीएनए। तो आप समझ सकते हो ये डीएनए से सीधा तो नहीं रहेगा, है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग करना पड़ेगा, उसे कोइलिंग करना पड़ेगा। तो इतने बड़े डीएनए को एक प्रोटीन होता है, ओके, और ये प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे सराउंडिंग ऐसे कोइल किया जाता है जिससे डीएनए कम से कम जगह रुके, है ना, मीन्स कम जगह में ज्यादा वो अपने आप को अरेंज कर पाए। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा ये थ्रेड है, फिर देखो ऐसे कैसे इसके अंदर एक कोइलिंग हो रही है, देखिए, है ना, ऐसे कोइलिंग कोइलिंग हो रहा है, और जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है ना वो कम होगी, सो दैट कैन इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल। सेल में भी क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल में भी नहीं है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, तो उससे भी छोटी स्ट्रक्चर, है ना। दैट्स व्हाई दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इज इम्पोर्टेंट। आर यू क्लियर स्तुति? समझ में आया पैकेजिंग क्यों करनी है? पैकेजिंग अगर, यस मैम। तो डीएनए का स्ट्रैंड तो काफी लंबा है, इट कैन नॉट हाँ एंटर इनसाइड सेल, ये अपने आप को तो अरेंज उसे नहीं कर पाएगा। हिस्टोन हाँ, प्रोटीन के अराउंड रैप करना है। किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन्स। यस, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर उसे रैपिंग करनी है।
मैम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी वो होते भी हैं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन हायर एनिमल्स में हिस्टोन है, काफी में नॉन हिस्टोन भी होते हैं, मीन्स दोनों भी होते हैं, मीन्स दोनों ही टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो ये हम देखते हैं सबसे पहले, लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सपोज है, like Escherichia coli. Escherichia coli is one kind of a bacteria. Here you can see photograph. Okay, ये डायग्राम जो दिया गया है ना, that is of Escherichia coli. So DNA is not scattered throughout the cell. DNA होता है ना, वैसे पूरे सेल में scattered नहीं होता है. Okay, DNA is negatively charging. देखो DNA के एंड में ऐसे एक फॉस्फेट ग्रुप आता है. Okay, that is of phosphoric acid. तो जब भी कोई एसिड होता है ना, तो इसके पास ये सपोज है, तो ये ऑलवेज हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव करके वो खुद बन जाता है नेगेटिवली चार्ज. ओके, दैट्स व्हाई डीएनए जो होता है ना वो कभी भी नेगेटिवली चार्ज में ही होता है, क्योंकि इसके पास फोस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप है. तो ये अपने आप को एसिडिक कंटेंट होने की वजह से दे विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम देम, प्रोटॉन्स फ्रॉम देम, एंड दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो डीएनए जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज है. दैट्स व्हाई जिसके सराउंडिंग हमें इसका रैपिंग करना है वो होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज. ओके, आप समझ सकते हो डीएनए खुद कैसा है, नेगेटिव है, तो इसको सराउंडिंग हमें अगर एकदम फर्मली अगर वो बाइंड हो ऐसा हम चाहते हैं तो वी हैव टू यूज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. ओके, तो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड जिसके पास है, ऐसे प्रोटीन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है. ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर. इन यूकैरियोट्स, देखो यूकैरियोट में अलग से है कॉन्सेप्ट. In eukaryote, there is a set of a positively charged basic protein and that is called histone. Okay, इसके पास दो ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसके सराउंडिंग ये रैपिंग होती है. हिस्टोन्स आर रिच इन, देखो ये काफी बार मैंने देखा है कि एज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आता है. ओके, एमिनो एसिड्स है, बेसिक एमिनो एसिड्स है. ओके, so they are containing lysine and arginine. ये दो एमिनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन. ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा. 8 हिस्टोन फ्रॉम हिस्टोन ऑक्टामर्स. ओके, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मॉलिक्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स हैं. यू कैन सी फर्स्ट वन इज H2A, H2B, H3 एंड H4. ऐसे आप देखोगे ना हर एक की दो दो पेयर है ना, ऐसे टोटल 8 मॉलिक्यूल्स है, 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 की दो दो पेयर है. ओके, और एक जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना ऐसा वाला, ये वाला, दिस इज कॉल्ड H1. तो H1 है ना वो पेयर में नहीं है. ये सारे जो है H2A, H2B, H3, H4, ये सारे पेयर में है. तो 8 मॉलिक्यूल ये वाले, ओके, इसे बोला जाता है हिस्टोन का ऑक्टामर. हमारी टेक्स्ट बुक जो है ना एनसीईआरटी में ऐसा दिया था, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता है. ओके, ऑक्टामर है ये, एक सिंगल ऐसे सर्कुलर मोड में नहीं है ऐसा, इसके अंदर काफी सारे अलग अलग मॉलिक्यूल है, टोटल 8 नंबर में. और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल को ये कंबाइन करके रखता है जो सिंगल है, H1 हिस्टोन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लिंकर. इसे हम लिंकर भी बोल सकते हैं, वो लिंक कर रहा है डीएनए के मॉलिक्यूल को. और आप देख सकते हो डीएनए का मॉलिक्यूल जब रेपिंग करेगा ना तो उसके पास से दो ओपन एंड्स होंगे, तो ये दो ओपन एंड्स जो है उसे बाइंड करके रखते हैं, देखिए है ना, दो ओपन एंड्स है जिससे वजह से वो अनबाइंड ना हो जाए, उसका अनरैपिंग ना हो जाए. ओके, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम. और फाइनली स्टूडेंट, ये जब ये स्ट्रक्चर बनता है, ये सपोज ऑक्टामर है, इसके सराउंडिंग ऐसे रैपिंग हुआ. ओके, रैपिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. ओके, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जब एक साथ कंबाइन होते हैं, ओके, देन दे आर फॉर्मिंग सोलेनॉइड. तब ये बनाते हैं सोलेनॉइड. ओके, तो ये आपको याद रखना है. सोलेनॉइड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट. तो सोलेनॉइड कैसे बनता है, क्लियर हुआ स्तुति? सोलेनॉइड कैसे बनेगा, क्लियर हो रहा है? यस मैम, क्लियर हो रहा है. ओके, if you found any difficulty then ask me in between. Okay, don't hesitate. अगर ओके मैम. कुछ ऐसा लग रहा है ना तो you can ask. Now see, a typical nucleosome, जैसे मैंने अभी बात की कि ऐसे एक ऑक्टामर, इसके सराउंडिंग ऐसे डीएनए रैप हुआ है.
तो ये डीएनए का जो लेंथ होगा ना, दैट विल हैव 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर। अब स्तुति मुझे ये बताओ कि अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है तो एक सोलेनोइड में कितना होगा? एक सोलेनोइड में कितना होगा लेंथ डीएनए का? 1200। ओके, मींस सोलेनोइड कैसे बनता है? 6 न्यूक्लियोसोम से, राइट? हाँ। ओके, तो 6 न्यूक्लियोसोम अगर है तो 6 इंटू 200, तो आपका हो गया 1200। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो ये कैसे रैपिंग हुआ है डीएनए का इसके सराउंडिंग, है ना? ऐसे न्यूक्लियोसोम, ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, लाइक दिस, ऐसे बन रहा है। ओके, नाउ सी द फोर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन। ह्यूमन की अगर बात करें तो इतने उसके अंदर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसोम है, तो 200 को से डिवाइड करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे? 3.3 इंटू 10⁻7। हमारे बॉडी में इतने बेस पेयर है ना? 6 इंटू 6, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है। ओके, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ था ना, तब हमें आइडेंटिफाई हुआ है कि इतना बेस पेयर होता है ह्यूमन के अंदर। अगर हम उसे डिवाइड करें 200 से, तो वी विल गेट नंबर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। Okay, the number of nucleosome if you have, then you can also find solenoid numbers. Solenoid के भी नंबर आपको मिल सकते हैं। So this is the basic behind this. Okay, now next देखिए, न्यूक्लियोसोम constitute the replicating unit of chromatin. ओके, अब ये क्रोमेटिन बनाएगा, लेकिन क्रोमेटिन आप डायरेक्टली मत सोचिए कि क्रोमेटिन बन रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर ये सारे अलग अलग थे, देख सकते हो आप, डिफरेंशिएटेड है। फिर डीएनए उसके सराउंडिंग रैपिंग होने से ये न्यूक्लियोसोम बना, ये बना, ये बना, ये सारा ऐसे 6 बनेंगे। चल 1 2 3 4 5, एक और होगा 6। ऐसे जब 6 एक साथ जो बनेंगे तब इसे बोला जाएगा सोलेनोइड। ओके, सोलेनोइड जब सुपर कोइल होगा, ये फिर वापिस सोलेनोइड भी सुपर कोइल होगा। ये सुपर कोइलिंग हो रही है, देखिए, है ना? फिर ये सुपर कोइलिंग होने पे क्रोमेटिन बनता है। ओके, ऐसी क्रोमेटिन जो होती है ना, ऐसी 2 होती है एक क्रोमोसोम के अंदर, है ना? एक क्रोमोसोम अगर हमने लिया तो इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। तो क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज। ओके, बीड्स ऑन अ स्टेन, जैसे आप देख सकते हो एक थ्रेड है पूरा, उसके ऊपर आपने बीड्स लगा के रखे, ऐसा आपको दिखेगा, है ना? लुक ऐसा आ रहा है कि जैसे थ्रेड्स है, उसके ऊपर बीड्स है, तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसा आपका अपीयरेंस दिखेगा, है ना? तो वापिस में रिपीट करती हूँ, डीएनए है, फिर हिस्टोन के साथ उसका रैपिंग होके न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का रैपिंग होके फिर क्या बनेगा? सोलेनोइड, और सोलेनोइड का पूरा वापिस रैपिंग होके बनेगा क्रोमेटिन। देन क्रोमेटिन है जो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से ज्वाइन होके बनाएगी फाइनली ऐसे क्रोमोसोम्स। ओके, ऐसे क्रोमोसोम्स बनाएगी। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात, ये क्रोमोसोम जो है ना, वो क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व होने वाले हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब हो रहा है ना, तभी ये ऑब्जर्व होने वाले हैं। उससे पहले आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। ओके, वो पहले ऐसे ही आपको क्रोमेटिन बॉडी ही दिखेगी। तो क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ वो इतना कंस्ट्रक्ट तभी होगा जब ये सेल डिवीजन होता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। तो देखिए कैसे है पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या था? ऐसा डीएनए था जो हमने सबसे पहले सीखा। फिर ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा क्रोमेटिन बन रहा है। फिर आप देख सकते हो क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम के साथ पूरा 30 नैनोमीटर का बन रहा है। ओके, देन फिर वापिस आप देख सकते सुपर कोइलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, और फिर जाके ऐसा क्रोमोसोम बनता है। और ऐसे क्रोमोसोम ह्यूमन में 23 पेयर है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर है ना? 2 नैनोमीटर की साइज थी, इतना पतला था, उसको फिर रैपिंग कर कर करके ये इतना साइज का एक जो बनता है ना क्रोमोसोम, फाइनली ये पैकेजिंग करके ये फाइनल पैकेजिंग है क्रोमोसोम। So chromatin is packaged, chromatin fiber is formed, coiled, condensed and metaphase stage, and it will form chromosome. So higher level of packaging of chromatin require, देखो हायर लेवल जब होगा मीन्स ये सिर्फ हिस्टोन से काम नहीं चलने वाला, है ना? जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है तब ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन से काम नहीं चलने वाला। एट दैट टाइम यू रिक्वायर मोर अदर प्रोटीन्स एंड दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन, अदर देन हिस्टोन प्रोटीन्स। जितने भी अदर देन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दे आर कंसीडर्ड एज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, so there is also called NHC. Okay, you have to remember the full form, non histone chromosomal protein. They are responsible for packaging of DNA.
ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना, क्रोमेटिन को, दे विल हैव टू स्ट्रक्चर्स। देखो कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बन रहा है। टू इसके अंदर फॉर्म्स रहेंगे, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, अगर यू क्रोमेटिन है ना तो इट विल बी लूजली फॉर्म, यू कैन सी बीच बीच में ऐसे गैप दिख रहे हैं आपको, इट इज कॉल्ड यू क्रोमेटिन। और ये देखो नजदीक नजदीक है, बीच में गैप है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, तो अगर ये लूज है ना तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे डीएनए बनने की या फिर ट्रांसक्रिप्शन की, प्रोटीन बनने की, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। ओके, तो इट इज एक्टिव पार्ट। ओके, क्रोमोसोम का कोई भी एक्टिव पार्ट है ना, वो ऑलवेज यूक्रोमेटिन होगा, लूजली फॉर्म होगा, तभी जाके वहां पे बन रहा है। क्योंकि डीएनए जब रिप्रोड्यूस होता है या फिर वी कैन से रेप्लिकेशन जब होता है डीएनए का, तब वो अनकोइल्ड होता है। ओके, अनकोइल्ड होगा तभी ये रेप्लिकेशन कर पाएगा, वी विल लर्न दैट। ओके, तो ये पैकेजिंग जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है। ओके, तो लूजली पैक होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, इट स्टेन लाइट। अगर आप देखोगे उसे माइक्रोस्कोप में तो उसका जो स्टेनिंग है ना वो लाइट कलर का दिखेगा। देन हेटेरोक्रोमेटिन है और डेंसली पैक है, यू कैन सी हियर इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन, वहां पे रेप्लिकेशन नहीं चलेगा क्योंकि हाईली कोइल्ड है। ओके, इसलिए डेंसली पैक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो डीएनए डबल होने वाला है ना, रेप्लिकेशन वो नहीं होगा। एंड अगर आपने उसे स्टेन किया ना तो इट विल लुक डार्कर। ओके, हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन से ये डार्क दिखेगा। ओके, तो यहाँ तक की बात जो थी पैकेजिंग की वो क्लियर हो रही है श्रुति? एनी अदर यस मैम। एनी डाउट्स? कोई डाउट्स हो नो रहे हैं? मैम। ओके, तो आगे जा सकते क्लियर। हैं ना, आगे जा सकते हैं ना? हाँ मैम, जा सकते हैं। ओके, बीच में कोई क्वेरीज हो रही है तो पूछ लेना। अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं रिगार्डिंग दिस तो पूछ लेना। ओके मैम। अभी डीएनए के बारे में तो हमने काफी चीजें सीख ली है ना, लेकिन ये डीएनए जो है ना ऐसे सर्च तो हो गया, लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट में ये कंट्रोवर्सी थी कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन है वो है। क्योंकि कोई भी इंसान का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप न्यूक्लियस देखोगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है एक तो, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। तो काफी सारे साइंटिस्ट के बीच में ये कंट्रोवर्सी थी। कोई ऐसा बोल रहा था न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, कोई ऐसा बोल रहा था प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ना। फिर ये सारी जो कंट्रोवर्सीज थी ना, उसे सेट करने के लिए काफी सारी साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऐसे कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंटली दे हैव प्रूव्ड, ओके, एक्सपेरिमेंटली दे हैव प्रूव्ड दैट दिस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, और डीएनए प्रूव होने से पहले न्यूक्लिक एसिड को प्रूव किया गया। न्यूक्लिक एसिड है वो भी ये दो टाइप के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए, जैसे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फिर भी वापिस यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पहले न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन में था, बाद में पता चला कि न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप के हैं, तो उसमें डीएनए आरएनए है, तो उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, या फिर आरएनए जाता है। ओके, तो ये पता करने में काफी सारे साइंटिस्ट ने इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया, इतना सारा उन्होंने टाइम दे के इतना सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जिसके बेस पे आज के दिन में हम श्योर है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए काफी सारी थियोरीज है। तो ये सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ओके, एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ। ओके, ग्रिफिथ करके साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने ये कंडक्ट किया था सबसे पहले। ओके, तो ये जो है ना उन्होंने कंडक्ट किया था माइस के ऊपर, है ना, माइस के ऊपर उन्होंने कंडक्ट किया था, और उसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये जो है ना ये बैक्टीरिया है एक टाइप का। ओके, और ये बैक्टीरिया जो है दे आर कॉजिंग न्यूमोनिया। ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ना स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग ऐसा लेयर, ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग एक लेयर, है ना, जो लेयर है ना दैट इज कॉल्ड विरुलेंट स्ट्रेन। ओके, विरुलेंट मींस उसके सराउंडिंग पॉलीसेकेराइड के ऐसा म्यूकस लाइक कंटेंट है, कोट है,
जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है, क्योंकि ये स्टक हो जाता है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये एंटर होगा, नेजल कैविटी वगैरह, वहां पे ये स्टक होके डिजीज कर सकता है। दूसरी जो टाइप थी दैट वाज रफ, उसके सराउंडिंग कोई लेयर नहीं था, तो ये है ना ऐसी कोई म्यूकस नहीं फॉर्म कर सकता था, तो दे कैन नॉट कॉज डिजीज। ये ऑर्गेनिज्म तो वही था लेकिन डिजीज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है जो उसके पास विरुलेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से डिजीज हो रहे थे, म्यूकस का कोट वो नहीं बना सकते थे। ओके, दैट डू नॉट कॉज न्यूमोनिया। तो ये दो स्ट्रेन उन्होंने ली थी एज ए एक्सपेरिमेंटल टूल, और ये जो स्ट्रेन है उनको इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया था। ओके, लेट मी सी व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। देखो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, तो सबसे पहले लिविंग ए स्ट्रेन, आपको ये पता चला ना स्तुति की ए स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड स्मूथ। स्मूथ क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सराउंडिंग एक लेयर है। ओके, Yes. हाँ ये एस स्ट्रेन, और दूसरी जो लेयर नहीं है ना वो ये सिर्फ रफ स्ट्रेन है, उसके सराउंडिंग स्मूथनेस नहीं है, तो इट इज कॉल्ड रफ स्ट्रेन। तो स्मूथ होती है ना वही डिजीज कर सकती है, जो स्मूथ है वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया, जबकि रफ है ना वो कॉज नहीं कर सकती न्यूमोनिया। ओके, तो देखो उन्होंने क्या किया, एक लिविंग एस्ट्रेन ली, इंजेक्शन दिया माइस को, माइस क्या होगा, डिजीज होके मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में तो आपको क्लियर ही हो रहा है कि माइस है, उसको इंजेक्शन अगर दे दिया एस्ट्रेन, इट इज वेरी हाईली पॉइजनस, है ना, इससे तो निमोनिया होने ही वाला है डेफिनेटली। तो इसी स्ट्रेन का इंजेक्शन जब दे दिया ना तो माइस हो गया डाई। ओके, सेकंड, आर स्ट्रेन का इंजेक्शन देगे तो क्या होगा, स्तुति बोल सकती हो, आर स्ट्रेन का अगर दिया इंजेक्शन तो क्या होगा। Mice will be alive. ओके, मींस वो लिविंग कंडीशन में रहेगा, दे विल नॉट रिजल्ट इनटू डेथ, बिकॉज आर स्ट्रेन Yes. वो डिजीज नहीं कर सकती। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट वो भी सक्सेसफुली किया। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, देखो तुम्हें बोलना है क्या होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो है ना उसको उबाल के, आप देख सकते हो हीट ट्रीटमेंट दे के सारे बैक्टीरिया को मार के उसे रेडी किया, और जो एस स्ट्रेन है ना किल हो गई जब, है ना, हीट करके हीटिंग दिया उसे, तो सारे बैक्टीरिया मर गए, फिर उसका इंजेक्शन दिया माइस को, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, माइस जिंदा रहेगा या मर Mice, जाएगा। S-strain को kill कर दिया, that's why it will be still alive. ओके, तो दे मस्ट बी लाइव, तो ये लाइव ही रहा। ओके, तो ये लिविंग कंडीशन में ही है माइस। फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया ना वही रियल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया पता है, रफ स्ट्रेन दिया, वो लिविंग कंडीशन में दिया, उसे मारा वारा कुछ नहीं, है ना। और दूसरी जो एस स्ट्रेन थी ना जिसकी वजह से डिजीज हो रही थी, उसे हीट किल किया। ओके, लिविंग कंडीशन में लिया एक ऑर्गेनिज्म को उसको डेथ करके, मीन्स उसको हीट किल करके लिया, दोनों का मिक्सचर किया और फिर इंजेक्शन दे दिया माइस को। तो क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली, क्या होना चाहिए, Mice should be alive. अलाइव। ओके, अलाइव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो रफ स्ट्रेन है, वही लिविंग कंडीशन में स्मूथ तो मार के दिया है ना। लेकिन यहाँ पे है ना ऐसा एक अजूबा हुआ, लाइक ऐसा बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, है ना, ये साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। माइस इज किल्ड आउट। ओके, तो माइस तो मर गया, फिर तो ये क्वेश्चन हो गया अभी ये क्यों माइस मर गया, इसमें तो आर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिजीज के लिए, एस तो मार दिया गया था, तो फिर ये माइस क्यों मर गया। ओके, तो ये क्वेरी जो है वो ग्रिफिथ ने सॉल्व नहीं की, है ना, उनको भी पता नहीं था कि ये माइस मर क्यों गया, लेकिन उन्होंने जब देखा तो माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में मिली थी, स्मूथ जो थी ना वो सब लिविंग कंडीशन में मिली थी। ओके, तो अभी ये उन्हें पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ। फिर उन्होंने क्या किया पता है, सिर्फ उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके ये एक्सपेरिमेंट था ना वो छोड़ दिया, है ना, उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं इसके बाद के, उन्होंने फिर प्रूव किया कि ये जो ग्रिफिथ ने फाइंड किया ना ये है। ओके, तो उन्होंने तो सिर्फ ऐसा ही कर दिया कि भाई जो स्मूथ स्ट्रेन थी ना वो भले ही मार दी थी, लेकिन रफ स्ट्रेन थी वो कन्वर्ट हो गई, मीन्स रफ स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी स्मूथ में, क्योंकि जो माइस था ना उसमें स्मूथ स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में मिली थी। ओके, तो इन्होंने फिर ये प्रिंसिपल को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, उन्होंने ये नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ श्रुति, समझ में आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों बोला इसको? यस मैम, समझ हाँ आया। हाँ, क्यों बोला, चलो बोलो तुम। हाँ, बिकॉज जब हमने लास्ट फोर्थ वाला जब एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ तब हमें तब हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो ये था कि माइस शुड बी अलाइव, यस, बट इंस्टेड उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि माइस मतलब माइस डाइज। पर डाइस, लेकिन ये माइस को फिर उसे एनालिसिस किया तो उसमें से क्या मिला? इंजेक्ट तो मरी हुई स्मूथ की थी और जिंदा किया था रफ। तो माइस में से क्या मिला? लिविंग कंडीशन में स्मूथ मिला। इंजेक्ट क्या किया था? हाँ, डेड कंडीशन में आर smooth स्ट्रेन किया किया था। था। हाँ, लिविंग कंडीशन में क्या मिला? स्मूथ मिला। तो उन्होंने फिर दिया कि भाई लिविंग कंडीशन में तो मैंने आर डाला था, वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना। तो रफ वाली जो बैक्टीरिया थे ना, वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गई या ट्रांसफॉर्म हो गए। दैट्स व्हाई ही हैड गिवन नेम लाइक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ में आया अभी? यस मैम। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। He concluded that some transforming principle transferred from heat kill S strain to R strain. It enable R strain to synthesize smooth polysaccharide cord and become virulent, और ऐसे ही ये virulent बन गए। This is due to the transfer of genetic material. ये transfer हुआ genetic material का, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, फिर ये दूसरे साइंटिस्ट आने वाले हैं, ओके, जिन्होंने, ये तीनों साइंटिस्ट आप देख सकते हो, है ना। तो उन्होंने फिर जो ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, लाइक स्मूथ, जो रफ स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हुआ था स्मूथ में। तो कुछ ऐसी चीज थी जो रफ में एंटर हुई थी। ओके, जब ये मिक्स हुआ था ना, स्मूथ मरा हुआ, किल्ड आउट, एंड रफ था वो लिविंग कंडीशन में, दोनों को मिक्सचर जब किया था, तब एस में से कुछ ऐसा यहाँ पे गया था जिसकी वजह से ये जो आर है ना वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गया, है ना। ऐसा यहाँ पर है। तो ये बायोकेमिकली जो कैरेक्टराइजेशन एंड जो भी प्रूफ थे ना, वो ये तीनों ने दिए। कौन कौन है साइंटिस्ट? ओसवाल्ड ओवेरी, सॉरी एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैककार्टी। तो इसे शॉर्ट में हम एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने बायोकेमिकल नेचर ढूंढा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो बोल रहे हैं ग्रिफिथ, वो एक्चुअली क्या है। तो पता चला कि उन्होंने जो हीट किल्ड एस सेल्स दिए थे, उसको प्रोटीएज करके, मींस प्रोटीन से, यहाँ प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम से डिग्रेड किया, तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, फिर आरएनए से किया, डीएनए से ट्रीट किया, मींस काफी सारे ऐसे, देखो 1, 2 एंड 3 एंजाइम्स यूज करके उन्होंने देखा कि क्या होता है। बाद में पता चला कि बायोकेमिकली जो प्रूफ हुआ, उससे पता चला कि डीएनए कंटेनिंग, मींस जो स्मूथ में से आरएनए गया था ना, ये स्मूथ में से आरएनए जो गया था ना, वो डीएनए गया था, है ना, जेनेटिक मटेरियल गया था। किससे पता चला? तो डीएनए से ट्रीटमेंट करने से पता चला। ओके, तो डीएनए से अगर करा हमने प्रैक्टिस, तो पता चला कि ये नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उन लोगों को पता चल रहा है कि ये जो बिहाइंड द प्रिंसिपल क्या है। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बिहाइंड ये कौन सा लॉजिक है, तीनों एंजाइम्स को ट्रीट करने के बाद। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग श्रुति? बीच में कहीं पे भूल रही हो तो बताना मुझे। ओके, देखो यहाँ पर वापिस थोड़ा डिटेल में है ही। तो देखो क्या किया था उन्होंने, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डीएनए यूजिंग प्रोटीज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे पता चला कि ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, प्रोटीन एंड आरएनए तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। लेकिन जब डीएनए का जो होता है, डीएनएस, उससे अगर ट्रांसफॉर्म मीन्स उसे ट्रीट किया, तो पता चला कि ये अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। डीएनए को मारने से, मीन्स डीएनए को डिग्रेड करने से पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा अभी। तो पता चला कि मेन रीजन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाइंड वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स दैट डीएनए कोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू एस स्ट्रैंड। ओके, तो ये पता चला, और डीएनए को फिर एक्सेप्ट किया गया एज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स ये फाइनली प्रूव हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिया था।
ओके, नाउ तीसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं, हर्शे चेज। ओके, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है ना, वहां पर भी कंट्रोवर्सी ये सेट होने वाली है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए। ओके, प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए, ये प्रूव यहाँ पे हर्शे चेज ने किया था। हर्शे चेज ग्रू सम बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ना, दे आर किलिंग द बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया के वो वायरसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। देखो फोस्फोरस जो होता है ना स्टूडेंट, ये होता है डीएनए में। तो उन्होंने फोस्फोरस कैसा लिया, रेडियो एक्टिव, और सल्फर भी कैसा लिया, रेडियो एक्टिव, ये होता है प्रोटीन में। रेडियो एक्टिव सल्फर जो होता है ना, वो प्रोटीन में होता है। ओके, तो वायरस इज ग्रोन इन अ P32 गॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए है वो पी कंटेनिंग है, तो पी अगर हमने रेडियो लेबल दिया तो डीएनए जब बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियो एक्टिव पी वाला बनेगा, फोस्फेट वाला बनेगा। ओके, तो ओनली डीएनए के पास ही ये होता है। इसलिए अगर आपने S35 से स्टेन किया, मीन्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन से उसे लेबल किया, तो प्रोटीन विल गेट रेडियो लेबल। ओके, तो प्रोटीन अगर लेबल हो रहा है तो आप समझ सकते हो प्रोटीन ही लेबल होगा, तो ये फिर आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको हम ट्रैक करके पता चला सकते हैं कि आगे की जनरेशन में प्रोटीन जा रहा है या फिर डीएनए जा रहा है। तो दैट वाज बेसिस। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर बैक्टीरियोफाज है और यहाँ पर ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये जो पोर्शन है ना डीएनए, ओके, और ये बाहर का जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया दैट इज देयर प्रोटीन कंटेंट। ये दोनों को लेबल किया जाता है, ओके, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दीज प्रिपरेशन वेर यूज्ड सेपरेटली टू इन्फेक्ट इश्चेरिशिया कोलाई। ओके, इश्चेरिशिया कोलाई को सेपरेटली इसे यूज किया गया था, मीन्स उसको प्रिपेयर करने के लिए, है ना, इन्फेक्ट करने के लिए। आफ्टर इन्फेक्शन इश्चेरिशिया कोलाई सेल्स जेंटली एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर। ओके, इसे एजिटेट किया गया, फिर उसको घुमाया गया। ओके, जिससे पता चला कि मीन्स वो क्यों घुमाया जाता है, वायरस को रिमूव करने के लिए। ओके, क्योंकि वायरस है ना, ऐसे बैक्टीरिया के साथ देखो इंटरेक्शन करता है, उसके साथ पहले बाइंड होता है, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है, मीन्स हर्शे एंड चेज ने वही देखा कि वायरस ने बैक्टीरिया में क्या एंटर किया। ओके, तो हमने, हमारे पास दो चीजें हैं, उसका प्रोटीन है वो भी लेबल है, और डीएनए है उसको भी आधे में लेबल किया हुआ है। तो कोई वायरस ऐसे है जिसमें प्रोटीन लेबल किया है, कोई वायरस ऐसे है जिसमें डीएनए लेबल किया है। बाद में पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल किस में जा रहा है, ओके, कौन सा वाला जा रहा है। तो देन कल्चर वो सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल फ्रॉम हेवियर बैक्टीरियल सेल्स। ओके, तो ऐसे उसे ट्रीट किया गया। देन नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरसेस। ओके, बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट हुए थे हैव रेडियो एक्टिव डीएनए। ओके, तो उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो उससे पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो वायरस हमने प्रोटीन को जो जहाँ पे रेडियो लेबल किया था, वहां पे प्रोटीन नहीं मिल रहे थे वायरस बैक्टीरिया के अंदर, है ना, प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया। ओके, जिससे हमें पता चला कि भी प्रोटीन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होता, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन नहीं जाता, ओके, डीएनए जाता है। तो इट इज प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर आपको पूछा जाए कि विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड that DNA is a genetic material, then you have to answer Hershey and Chase experiment. Okay, and that is also called blender experiment. Okay? blender experiment भी इसे बोला जाता है, क्योंकि blender यूज हुआ था ना एजिटेट करने के लिए। तो किसने प्रूव किया जेनेटिक मटेरियल है, तो हर्शे एंड चेज ने प्रूव किया। ओके, तो अभी 1 मिनट है, लेक्चर एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके स्तुति, तो आज हम रिज्वाइन नहीं कर रहे अभी, आज के लेक्चर